जरा सोचिए, एक ही दोपहर में किसी राज्य का पूरा राजनीतिक नेतृत्व ही खत्म कर दिया जाए। और वो भी किसी युद्ध क्षेत्र में नहीं, बल्कि एक आम हाईवे पर। और वो भी दिन के उजाले में। बिल्कुल। और भारी राज्य सुरक्षा के बीच। महज 90 मिनट के भीतर एक राज्य के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया गया। कोई चेतावनी नहीं मिली थी, पीछे मुड़ने का कोई मौका भी नहीं था। हाँ, वो पूरा का पूरा रास्ता एक तरह से मौत का गलियारा बन गया था। 25 मई 2013 का दिन मतलब भारत के राजनीतिक और आपराधिक इतिहास में एक ऐसे डार्क स्पॉट की तरह है जिसे आज तक पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सका है। सही कह रहे हैं आप। तो आज के हमारे इस डीप डाइव में हम इसी घटना यानी झीरम घाटी कांड के हर एक पहलू को खंगालने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एक विस्तृत डॉक्यूमेंट्री ट्रांसक्रिप्ट है जिसका नाम है झीरम घाटी कांड, द ट्रू स्टोरी ऑफ छत्तीसगढ़ नक्सल अटैक 2013। जी, और हमारा उद्देश्य यहाँ बिना किसी राजनीतिक चश्मे के विशुद्ध रूप से उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह समझना है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस ये समझना चाह रही हूँ मैं कि कैसे ये हमला अंजाम दिया गया, इसकी खौफनाक रणनीति क्या थी और क्यों इतने वर्षों बाद भी ये सवाल कायम है कि क्या ये केवल एक नक्सली कार्रवाई थी या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश थी। ये निष्पक्षता बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, जब तक हम इसके पीछे की रणनीति, वहां के भूगोल और सुरक्षा तंत्र की खामियों को नहीं समझेंगे, तब तक ये सिर्फ एक अराजक गोलीबारी की तरह ही लगेगा। हाँ, जो कि ये बिल्कुल नहीं था। एकदम सही। अगर हम गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये एक बहुत बड़े, बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड और सुनियोजित ऑपरेशन का हिस्सा था। इसके पीछे जो मैकेनिज्म काम कर रहा था वो किसी भी आम नक्सली हमले से बिल्कुल अलग था। तो चलिए उस दिन की परिस्थितियों और भूगोल से शुरू करते हैं। 2013 का समय था। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। जी, और कांग्रेस पार्टी ने लोगों की समस्याएं सुनने के लिए एक परिवर्तन यात्रा निकाली थी। हाँ, तो 25 मई को दोपहर लगभग 3 बजे ये काफिला सुकमा में अपनी जनसभा खत्म करके जगदलपुर की ओर निकलता है। सुकमा और जगदलपुर के बीच की कुल दूरी लगभग 125 किलोमीटर है। और इसी रास्ते में असली खतरा छिपा था। वही तो, सुकमा से लगभग 70 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच दरभा घाटी स्थित है, जिसे झीरम घाटी भी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि इस घाटी में ऐसा क्या था जिसने इसे एक डेथ ट्रैप बना दिया। झीरम घाटी का भूगोल अपने आप में एक प्राकृतिक चक्रव्यूह है। ये इलाका बहुत घने जंगलों से घिरा है और यहाँ सड़क दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे टीलों के बीच से होकर गुजरती है। मतलब विजिबिलिटी बहुत कम होती होगी। बहुत ही सीमित। जब कोई काफिला ऐसी सड़क पर होता है तो नीचे सड़क से देखने पर टीलों के ऊपर क्या है वो पूरी तरह ओझल रहता है। और सैन्य रणनीति में जो व्यक्ति ऊंचाई पर बैठा है उसके पास हमेशा एक हाई ग्राउंड एडवांटेज होता है। अच्छा, अगर मैं इसे एक उपमा से समझाऊं तो ये एक परफेक्ट ट्रैप था, मतलब एक ओवरग्लास या रेत घड़ी के मैकेनिज्म की तरह। बिल्कुल, एकदम सटीक उपमा है ये, है ना। रेत घड़ी के बीच का हिस्सा एकदम संकरा होता है, जहां जाकर सारी रेत धीमी हो जाती है और एक जगह फंसने लगती है। काफिले को उसी संकरे रास्ते से गुजरने पर मजबूर होना पड़ा और जब गाड़ियां वहां पहुंची तो उनकी गति अपने आप कम हो गई होगी। जी, और उसी ओवरग्लास के सबसे संकरे हिस्से पर नक्सलियों ने अपना अचूक जाल बिछाया हुआ था। शाम के करीब 5:30 बज रहे थे और घने जंगल में इस वक्त तक विजिबिलिटी और कम होने लगती है, सूरज ढलने लगता है। हाँ, और हमारा स्रोत बताता है कि जैसे ही काफिले की पहली गाड़ी उस संकरे हिस्से में पहुंची, एक बेहद शक्तिशाली आईईडी ब्लास्ट हुआ। बाप रे। वो ब्लास्ट इतना भयंकर था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, सड़क पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया और पूरा का पूरा काफिला अचानक वहीं रुकने पर मजबूर हो गया। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुक कर एक सवाल पूछना चाहूंगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये केवल मौके का फायदा उठाना हो? मतलब नक्सली शायद वहां पहले से किसी और वजह से कैंप किए हों और उन्होंने अचानक इतने बड़े काफिले को देखा और हमला कर दिया। ये थ्योरी पहली नजर में मुमकिन लग सकती है, लेकिन जब हम आईईडी के मैकेनिज्म को समझते हैं तो ये थ्योरी तुरंत खारिज हो जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि एक आईईडी ब्लास्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक गुस्से में या रातों रात किया जा सके। एक पक्की सड़क के नीचे टनल बनाना, उसमें भारी मात्रा में विस्फोटक प्लांट करना, तार बिछाना और एक सुरक्षित दूरी से ट्रिगर करने का मैकेनिज्म तैयार करना, इसमें कई दिन लगते हैं। ओह, मतलब ये महीनों की प्लानिंग थी। बिल्कुल। इसके अलावा उस समय वहां 200 से 300 हमलावर मौजूद थे। इतनी बड़ी संख्या में हथियारबंद लोगों को बिना किसी खुफिया एजेंसी की नजर में आए
एक जगह पे इकट्ठा करना, ये कोई अचानक हुआ क्राइम ऑफ अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकता। ये तो और भी डराने वाला है, क्योंकि जहां तक सुरक्षा प्रोटोकॉल की बात है, किसी भी संवेदनशील इलाके में जब कोई वीआईपी काफिला गुजरता है तो उससे पहले एक रोड ओपनिंग पार्टी यानी आरओपी उस पूरे रूट को सैनिटाइज करती है। जी, वो लोग सड़क के चप्पे चप्पे की जांच करते हैं, पुलिया चेक करते हैं। हाँ, और ये भी देखते हैं कि कहीं कोई ताजी खुदाई तो नहीं हुई है। तो अगर उस दिन आरोपी ने अपना काम किया था तो इतना बड़ा आईईडी वहां कैसे पहुंच गया? यही वो सबसे बड़ी सुरक्षा विफलता है जो इस पूरी घटना के मैकेनिज्म पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अगर रूट सैनिटाइज हुआ था तो या तो आईडी बहुत पहले लगाया गया था और जांच एजेंसियों की नजर से बच गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी नाकामी है। हाँ, या फिर इसे सैनिटाइजेशन के बाद काफिले के आने से ठीक पहले प्लांट किया गया। दोनों ही स्थितियां ये साबित करती हैं कि हमलावरों को काफिले के मूवमेंट और उनकी टाइमिंग की पक्की जानकारी थी। मौजूद लूप होल्स का भी अच्छे से पता था, और एक बार जब वो ब्लास्ट हुआ तो काफिले की गति शून्य हो गई। किसी भी काफिले की सबसे बड़ी ताकत उसकी गतिशीलता ही होती है ना? बिल्कुल। जैसे ही गाड़ियां रुकी, ऊपर टीलों से भारी हथियारों से फायरिंग शुरू हो गई। नीचे फंसे सुरक्षाकर्मी और नेताओं के लिए ये कैसा रहा होगा, इसकी कल्पना करना भी भयानक है। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर रहा होगा। मनोवैज्ञानिक रूप से ये एक ऐसा शॉक था जिसने इलीट सुरक्षा बलों को भी पंगु बना दिया। जब आप नीचे फंसे हों और ऊपर से क्रॉस फायरिंग हो रही हो तो आपके पास कवर लेने के लिए कोई जगह नहीं होती। गाड़ियां ही एकमात्र आड़ बची होंगी उनके पास। जी, जिन्हें गोलियों से छलनी किया जा रहा था, और स्रोत के अनुसार इसमें भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। ऊंचाई से जब अंधाधुंध फायरिंग होती है तो नीचे से जवाबी फायरिंग करना लगभग असंभव हो जाता है। स्रोत सामग्री यहाँ एक ऐसे बिंदु की ओर इशारा करती है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये घटना गुरिल्ला युद्ध के सामान्य नियमों को पूरी तरह चुनौती देती है। वो कैसे? आमतौर पर हम सुनते हैं कि गिरिल्ला हमले हिट एंड रन होते हैं, मतलब हमला करो, नुकसान पहुंचाओ और तुरंत पीछे हट जाओ ताकि बैकअप के आने से पहले सुरक्षित बचा जा सके। लेकिन झीरम घाटी में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और यह इस पूरे विश्लेषण की सबसे महत्वपूर्ण इंसाइट है। ये हिट एंड रन नहीं था, बल्कि ये हिट एंड होल्ड था। लगभग 90 मिनट तक, यानी पूरे 1.5 घंटे तक 200 से 300 नक्सलियों ने उस पूरे हाईवे को अपने नियंत्रण में रखा। 90 मिनट मतलब एक ऐसे राज्य में जो हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है। जी हाँ, किसी भी राज्य के मुख्य मार्ग को 90 मिनट तक होल्ड करके रखना विद्रोहियों का सामान्य तरीका नहीं है। यह समानांतर सरकार या कहें पैरेलल गवर्नेंस दिखाने का एक बहुत क्रूर तरीका था। वो ये साबित कर रहे थे कि उस समय और उस जगह पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था, बल्कि उनका खुद का कानून चल रहा था। बिल्कुल। लेकिन ये बात गले नहीं उतरती। इस 1.5 घंटे में आखिर हुआ क्या? अगर उनका मकसद सिर्फ दहशत फैलाना होता तो ब्लास्ट और कुछ देर की फायरिंग काफी थी। उन्होंने इस लंबे समय का इस्तेमाल कुछ और ही करने के लिए किया। उन्होंने उन टारगेट्स को ढूंढा और खत्म किया जिनकी लिस्ट वे पहले से तैयार करके लाए थे। ओह, मतलब ये कोई अंधाधुंध गोलीबारी नहीं थी जहां जो सामने आया वो मारा गया? नहीं, ये एक बेहद सटीक टारगेटेड असैसिनेशन था। इस काफिले में कांग्रेस के कई शीर्ष नेता शामिल थे और हमलावरों का प्राथमिक लक्ष्य विपक्ष के नेता महेंद्र कर्मा थे। महेंद्र कर्मा, जिन्होंने सल्वा जुडूम की शुरुआत की थी। इस संदर्भ को समझना यहाँ बहुत जरूरी है क्योंकि सल्वा जुडूम नक्सलियों के खिलाफ एक तरह का नागरिक सशस्त्र आंदोलन था। जी, जिसने महेंद्र कर्मा को नक्सलियों के सबसे बड़े दुश्मनों की लिस्ट में सबसे ऊपर ला दिया था। इसी वजह से नक्सलियों के मन में उनके प्रति एक गहरा प्रतिशोध था। हाँ, और हमलावरों ने केवल गोलियां नहीं चलाईं, वो बाकायदा गाड़ियों के पास गए। उन्होंने महेंद्र कर्मा को बिल्कुल पास से पहचाना, ये सुनिश्चित किया कि वो ही महेंद्र कर्मा है, और फिर उनकी अत्यंत क्रूरता के साथ हत्या की। क्रूरता यही नहीं रुकी। स्रोत से यह भी पता चलता है कि कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल को बाकायदा भीड़ से अलग किया गया। ये तो बहुत ही भयानक है। उन्हें पकड़कर जंगल के भीतर ले जाया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, जो एक गाड़ी में मौजूद थे, उन्हें भी गंभीर रूप से गोलियां लगीं। और बाद में इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। इस पूरे हमले में कुल 32 लोगों की जान गई, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इंटेलिजेंस मैकेनिज्म पर एक बड़ा सवाल दिखता है। किसी को चेहरे से पहचानना, पिता पुत्र को जंगल में ले जाना, ये दर्शाता है कि उन्हें सिर्फ ये नहीं पता था कि काफिला आ रहा है, उन्हें ये तक पता था कि कौन सा नेता किस गाड़ी में बैठा है। इंटेलिजेंस का ये स्तर ही इस घटना का सबसे डरावना पहलू है। जब 1.5 घंटे तक उन्होंने लोगों को बंधक बनाए रखा
तो वे बाकायदा नाम पूछ कर नेताओं को ढूंढ रहे थे। मतलब उनके पास केवल एक रूट का नक्शा नहीं था, बल्कि रियल टाइम अपडेट्स भी थे। एकदम सही। रास्ते में जरूर उनके स्पॉटर्स रहे होंगे जो लगातार रेडियो या किसी अन्य माध्यम से ये जानकारी आगे पास कर रहे थे कि कौन सी गाड़ी किस क्रम में है। और यहीं आकर ये पूरी घटना मतलब राजनीतिक हत्या और आतंकवाद के बीच की बारीक रेखा को धुंधला कर देती है। जी। जब ये नरसंहार खत्म हुआ और हमलावर बिना किसी नुकसान के घने जंगल में वापस गायब हो गए, उसके बाद ही राज्य की बैकअप फोर्स वहां पहुंच पाई। भी रोशनी डालती हैं जो इस मामले को और भी ज्यादा उलझा देते हैं। हाँ, जांच के मोर्चे पर भारत सरकार ने तुरंत राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को तैनात किया ताकि इस हमले के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। इसके साथ ही राज्य स्तर पर न्यायिक जांच आयोग भी बैठाए गए। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक स्पष्ट तस्वीर उभरने की बजाय विरोधाभास और गहरे होते चले गए। किस तरह के विरोधाभास? स्रोत में कई ऐसी बातों का जिक्र है जो जांच एजेंसियों के निष्कर्षों पर सवाल उठाती है ना। सबसे बड़ा विरोधाभास रूट में बदलाव और सुरक्षा तैनाती को लेकर था। कुछ जांच रिपोर्टों और गवाहियों में यह सवाल उठा कि क्या आखिरी वक्त पर काफिले का रूट बदला गया था। अच्छा, रूट बदला गया था। ये एक बड़ा सवाल था। या सुरक्षा के वो कौन से पुख्ता इंतजाम थे जिन्हें जानबूझकर या लापरवाही से नजरअंदाज किया गया। इसके अलावा जब इतनी बड़ी राजनीतिक रैली हो रही थी जिसमें विपक्ष का पूरा नेतृत्व शामिल था, तो उस इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों नहीं की गई थी? मतलब विफलता केवल उस दिन की या उस 90 मिनट की नहीं थी। ये विफलता महीनों पहले से सिस्टम में घर कर चुकी थी। बिल्कुल। और शायद इसीलिए इस घटना में राजनीतिक साजिश का एंगल जुड़ जाता है। ये पूरा मामला एक ऐसी जिगसॉ पजल की तरह लगता है जिसके किनारे के टुकड़े तो जुड़ गए हैं। हाँ। मतलब हमें पता है कि ट्रिगर किसने दबाया, वही तो। लेकिन बीच का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा आज भी गायब है कि आखिर इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था। जब इतने सारे लूपहोल्स एक साथ एक ही दिन में खुल जाएं, तो लोगों का ये सोचना स्वाभाविक है कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। यही वो कारण है जिससे षड्यंत्र के सिद्धांतों का जन्म होता है। हम यहाँ किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे, न ही किसी विशेष थ्योरी का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। जी, लेकिन स्रोत सामग्री ये स्पष्ट करती है कि जांच के दौरान ये सवाल बार बार उठा कि क्या स्थानीय नक्सलियों ने खुद ही ये पूरी योजना बनाई थी या फिर उन्हें राज्य के भीतर से ही किसी बहुत प्रभावशाली सूत्र द्वारा सटीक खुफिया जानकारी दी जा रही थी। क्या ऐसा संभव है कि नक्सली सिर्फ एक हथियार थे और इसके पीछे कोई और था जिसे इस पूरे विपक्षी नेतृत्व को खत्म करने में फायदा था? और जब तक ये मास्टरमाइंड, अगर कोई है, बेनाकाब नहीं होता, तब तक झीरम घाटी कांड की फाइल कभी भी मानसिक या सामाजिक रूप से बंद नहीं की जा सकेगी। सही बात है। ये मामला केवल आपराधिक न्याय का नहीं रह गया है। ये इस बात का भी प्रतीक बन गया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब हिंसा का इतना बड़ा और सटीक हस्तक्षेप होता है तो पूरा सिस्टम कैसे चरमरा जाता है, जिसके बारे में हमने पहले बात की। जी। सोचिए, एक तरफ देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक पूरा राजनीतिक काफिला था और दूसरी तरफ 300 हथियारबंद लोग जो बिना किसी खौफ के एक हाईवे को 90 मिनट तक अपने कब्जे में रखते हैं। ये सिर्फ सुरक्षा बलों के देर से पहुंचने की बात नहीं है। ये दिखाता है कि हमलावरों को पूरा यकीन था कि उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं आएगा। वो वैक्यूम केवल उस हाईवे पर नहीं था, वो वैक्यूम राज्य की खुफिया और सुरक्षा मशीनरी के ठीक बीचों बीच मौजूद था। ये घटना ये सिखाती है कि जब इंटेलिजेंस फेल होती है तो उसके परिणाम केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वो पूरे राज्य की राजनीतिक स्थिरता को दांव पर लगा देते हैं। तो इन सभी तथ्यों, मैकेनिज्म और जांच के पहलुओं को देखने के बाद इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? 25 मई 2013 का वो दिन 32 परिवारों के लिए तो प्रलय बनकर आया ही, लेकिन उसने हमारे सुरक्षा तंत्र के भीतर मौजूद उन गहरी दरारों को भी उजागर कर दिया जिन्हें शायद सिस्टम देखना ही नहीं चाहता था। इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी भी खतरे को कम आंकना या रूटीन में लेना कितना घातक हो सकता है। बिल्कुल। जब सुरक्षा एजेंसियां ये मान लेती हैं कि कोई इलाका सैनिटाइज हो गया है या दुश्मन केवल पारंपरिक तरीके से वार करेगा, तभी वो सबसे ज्यादा कमजोर होती हैं। झीरम घाटी ने साबित किया कि दुश्मन न केवल भौगोलिक फायदे का इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि वो हमारे अपने सिस्टम की खामियों को हमारे ही खिलाफ हथियार बना सकता है। इस विस्तृत विश्लेषण के अंत में हमारे सामने मौजूद स्रोत सामग्री के आधार पर एक बहुत ही गंभीर विचार उभर कर आता है। जी बताइए।
यदि 200 से 300 हथियारबंद लोग एक ज्ञात संवेदनशील क्षेत्र में, जहां नक्सलवाद एक दशकों पुरानी समस्या है, वहां बिना किसी खुफिया एजेंसी के भनक लगे इकट्ठा हो सकते हैं और इतनी बड़ी घात लगाकर हमला कर सकते हैं, तो ये हमारे पूरे सूचना तंत्र के बारे में क्या कहता है? यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये महज एक दिन की लापरवाही थी या एक बहुत बड़े सिस्टमिक फेलियर का परिणाम। क्या असली विफलता केवल ये थी कि बैकअप फोर्स 1.5 घंटे तक मौके पर नहीं पहुंच पाई, या फिर उससे बहुत पहले ही सिस्टम के भीतर मौजूद किसी अदृश्य शक्ति या लापरवाही ने खुफिया तंत्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उस पूरे काफिले को मौत के मुंह में धकेल दिया था? यह एक ऐसा सवाल है जो उस दिन मारे गए लोगों के साथ साथ हमारे लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे से भी जवाब मांगता है। और जब तक ये जवाब नहीं मिलता, वो सड़क और उस पर सफर करने का भरोसा हमेशा सवालों के घेरे में रहेगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। जी बिल्कुल। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नई पड़ताल के साथ।